बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जैसा कि लास्ट चैप्टर के बाद हमने डिस्कस करना है, वो था जी स्टेबिलिटी। ये सिलेबस की वर्डिंग में दोबारा एक तो नजर आ रही है जी। हेडिंग है जी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इस नाम से हेडिंग दिया है सिलेबस में। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी वो एक ही चीज़ है। कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। मैंने पीछे एक बल्कि दो थ्योरीज का जिक्र किया था, पोली क्लाइमेक्स थ्योरी और मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी। जो माहिर में क्लब रहा मौजूद होते हैं वो साइंटिस्ट जो मोनो क्लाइमेक्स थ्योरी को फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक आखिरकार पूरी दुनिया में हर जगह पे एक ही किस्म का क्लाइमेक्स फॉरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ना ही होता है। दूसरी तरफ पोली क्लाइमेक्स थ्योरी के मुताबिक जो किसी भी इलाके की आबोहवा होती है, क्लाइमेट होती है ओवरऑल, वो और प्लस अदर फैक्टर्स जिसका जिक्र भी हम करेंगे, वो मुतासिर करते रहते हैं इकोसिस्टम को। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हर जगह पे एक ही किस्म का क्लाइमेक्स फॉरेस्ट या क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन सकती। और जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली वो ज़मीन पर बने का, बेसिकली समुद्र के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं। जो मेरीन एनवायरमेंट, हमने मेरीन एनवायरमेंट को स्टडी नहीं किया, बहुत पेचीदा है और उसका थोड़ा बहुत जिक्र है इस टॉपिक में। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, और चूंकि मैंने पढ़ाया हुआ है मुझे खुद याद है कि मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। देखते हैं जी किसी को याद आता है कि नहीं याद होता है। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम है हॉर्स शू क्रैब। किसी को याद रहा हूँ इसके हवाले से कोई खास व्हाट इज हॉर्स शू क्रैब और इसके रेफरेंस से कोई खास चीज कौन सी? Anyone who remembers? अभी मुझे फिर बोल रहा है कि आप लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हुए हैं? सर एवोल्यूशन पढ़ ली है हमने। पढ़ लिया है, ठीक है। सर एड्रिनल ग्लैंड। नो। सर हॉर्सशू क्रैब एक क्रस्टेशियन है और आर्थ्रोपोड हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल। इसके हवाले से जो बहुत ही खास चीज़ थी, क्योंकि वो बहुत ही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ मुझे खुद याद है, मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, सेमेस्टर 1 में पढ़ाता हूँ, तो ये टॉपिक बहुत ही खास अहमियत का हामिल होता है। इसको कवर किया हुआ है मैंने एवोल्यूशन के रेफरेंस से। किसी को याद रहा उसके बारे में कुछ भी, और एवोल्यूशन की बुक में इसका जिक्र अगर आया हो? नो। चलिए बहरहाल सर इसके ब्लड से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था। नो नो। हॉर्स शू क्रैब ज़माने कदीम से अब तक पिछले करोड़ों साल से ये समुंदर में नीचे बेंथिक, लफ्ज़ आपके लिए नया लफ्ज़ तो नहीं होना चाहिए, बेंथिक तह को कहते हैं नीचे। अब समुद्र की तह का मतलब ये नहीं होता कि वो आप 2 मील नीचे जाए तो तय है। अगर आप समुद्र के किनारे जैसे सब चलते जाएंगे, जहाँ पे आपको पाँव लग रहे हैं, वो बेंथिक कम्युनिटी होती है। बहरहाल जब आप बहुत गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, और वहाँ पे जो चीज़ें रह रही हैं वो ज़माने कदीम से अब तक उनमें कोई खास चीज़ नहीं आती। अब रीज़न कि वहाँ पे एनवायरनमेंट स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनवायरनमेंट स्टेबल हो तो कम्युनिटी भी स्टेबल होती है और वो इकोसिस्टम भी स्टेबल होता है। ये एक बुनियादी असूल है जो हमें समंदर, गहरे समंदर की स्टडी से सामने आता है। और भी अगर कोई कम्युनिटी ऐसी हो, किसी जगह पे ऐसे हालात हो कि वहाँ पे फिजिकल फीचर्स या क्लाइमेट एक जैसे रहती हो, तो फिर वो भी ज़ाहिर है स्टेबल होगी, स्टेबल। अब जैसे मैंने अभी बात की कि समुद्र में और खासतौर पर ज़्यादा गहराई में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल फीचर्स सेम है, आमतौर पर कुछ चेंज नहीं आती है। ये वजह है कि वहाँ पे कम्युनिटी अंदर भी चेंज नहीं आ रही है। और जो हॉट शू की क्रैब है, हॉट शू क्रैब की जो एग्जाम्पल है वो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे हालात में एवोल्यूशन ही नहीं होता। और ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की एग्जाम्पल, हॉर्स शू क्रैब की एग्जाम्पल जो है ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एवोल्यूशन का बड़ा टिपिकल टॉपिक है सिलेक्शन के टाइप, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें वेरिएशन जो है वो टॉलरेबल नहीं है और वो अनइक्वल हो जाती है, जैसे इसकी शेप है वो सूटेबल है इसके एनवायरमेंट के लिहाज से। कोई भी जानवर जो अपने एनवायरमेंट के लिहाज से सूटेबल हो, उनमें चेंज नहीं आती। और ज़ाहिर है कि अगर ऐसा होगा
उस कम्युनिटी में भी चेंज नहीं आएगी, उसकी इकोसिस्टम की चेंज। ये एक बेसिक कंसेप्ट है स्टेबिलिटी के हवाले से। मैंने मतलब स्टेबिलिटी इस्तेमाल किया, आसान ज़बान में कह लें नो चेंज। अगर कहीं पर कोई चेंज नहीं आ रही, वो जगह स्टेबल है, उसको स्टेबिलिटी मौजूद है। और उसकी पहली रीज़न नो चेंज इन एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में किसी किस्म के फिजिकल फैक्टर में, ए वाटर फैक्टर में अगर चेंज ना आ रही हो तो ये इसका रिजल्ट हमेशा स्टेबिलिटी की शक्ल में निकलेगा। ये मैंने एक पॉइंट दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जिससे रिलेटेड हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है रेजिस्टेंस और एक लफ्ज है रेजिलियंस। लफ्ज आपने से पहले पढ़े हुए हैं, हम यहाँ पे इसको इकोलॉजी के रखने से देखें। अगर किसी इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत छेड़ने की कोशिश की जाए, यानी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, तो वो रेजिस्ट करता है, यानी वो नहीं चाहता, इकोसिस्टम नहीं चाहता कि यहाँ पे ये चेंज आए। और अगर वो पार्शियल हो, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना हो, थोड़ा सा अगर वो लाहल की जाए, तो इकोसिस्टम उसको रेजिस्ट करेगा और उसको एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। एक सेकंड अल्फाज के फर्क के साथ लफ्ज़ रेजिलियंस, उर्दू में लचक को कहते हैं। अगर एक स्टेबल और एक बड़ा इकोसिस्टम हो तो उस पर लचक मौजूद होती है, रेजिलियंस होती है। वो थोड़ी बहुत चीज़ें इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको ये इजाज़त देता है कि वो उसके अंदर कोई मेजर चेंज, किसी किस्म की चेंज कर सकती है, वो घूम फिर के वापस अपनी स्टेबल कंडीशन की तरफ आ जाता है। ये था जी, मैंने जिक्र किया है जनरल कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन से एनवायरनमेंट स्टेबल होते हैं, कौन से इकोसिस्टम स्टेबल रहते हैं। इकोसिस्टम कम्युनिटी के ज़्यादा हम सेम यूज़ करते हैं क्योंकि कम्युनिटी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है सी के हवाले से। अगर हम किसी फर्ज किया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाते हैं, अफ्रीका या साउथ अमेरिका का इलाका सामने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका में भी, ब्राज़ील वगैरह में अभी भी बहुत से ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद है जो अनडिस्टर्ब है, जिनको छेड़ा नहीं गया है, तो अपनी जगह पर बिल्कुल महफूज है। जैसे वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा घनी जगह तो उसके अंदर पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होती, तो कम जाते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। उसको चूँकि डिस्टर्बेंस कम हो रही है, डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से वो स्टेबल चीज़ों का हज़ार तो मेडिसिन भी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आप कहीं से चंद दरख्त काट भी देते हैं उसमें से, लेकिन इकट्ठी की जगह से नहीं, डिफरेंट जगह से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे उन दरख्तों के बच्चे मौजूद हैं। वो या और कोई स्पीशीज जो उस इलाके में मौजूद है, वो उसकी जगह दे देगी और इकोसिस्टम में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब वो भी जो इकोसिस्टम बहुत बड़ा था, लेकिन अगर इकोसिस्टम छोटा हो और अर्ली स्टेज में हो, यदि हम आगे बढ़ चुके हैं कि जीरो से हाइट से, अगर अर्ली स्टेज के अंदर कोई इकोसिस्टम मौजूद हो और वहाँ पे उस पर उसको छेड़ा जाए, तंग किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो फिर वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा होगा। मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ, ये एग्जांपल आपको पड़ी हुई है लोअर क्लासेस का जिक्र आया है। एक बहुत ही मशहूर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है। बहरहाल मैं नाम ले रहा हूँ, आपको नाम सुन के याद आ जाएगा, आपको पढ़ा हुआ है। तो फिर जी टेंड्रा इकोसिस्टम, आप इस नाम से वाकिफ हैं। और आप मुझे को बता सकते हैं टेंड्रा की कितनी टाइप्स हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ा हुआ है पहले से। टेंड्रा की कितनी टाइप्स हैं? पहला क्वेश्चन। और ये दुनिया में कहाँ कहाँ लोकेट करता है? दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन का जवाब चाहिए। currently स्टूडेंट मौजूद हैं जिस वक्त कक्षा है कि नहीं? सर दो तरह की लिखी हुई है, आर्टिक और अल्पाइन। ये जॉब किसने दिया है? फिर सर? सर यस सर। जी ठीक है, आपका जॉब दुरुस्त है। ये आपने कहीं से देख के ढूंढा है या पहले से याद था आपको? सर गूगल। गूगल से। चलिए खैर, ये याद रखें कि यहाँ पे तो पॉसिबल है गूगल से आप ढूंढ लेंगे, लेकिन जहाँ पे एग्जाम हो रहा हो वहाँ पे आप किसी को गूगल नहीं कर सकते। योर ब्रेन शुड बी गूगल्ड। सर अब याद रहेगा ना, एक बार ढूंढ लिया। चलें ठीक हो गया, अच्छी बात है जी। चलें, इतना तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका माइक ऑन हुआ है।
यस सर। सर ये तो वो टंड्रा जो था सर, ये वो नहीं होता जिधर मतलब ट्रीज नहीं होते लो टेम्परेचर की वजह से और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन की वजह से। जी बिल्कुल। ये आपने भी गूगल किया या आपने कुछ और किया है? नहीं सर, मैंने नहीं किया गूगल। चलो ठीक हो गया जी। चलिए बहरहाल दो जॉब आ गई थी और जो चीज़ हमें चाहिए थी उसका जिक्र हो गया दोनों को। दुनिया में टंड्रा लोकेशन के लिहाज से दो टाइप्स का है, अल्पाइन टंड्रा और आर्कटिक टंड्रा। आर्कटिक टंड्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, जबकि अल्पाइन टंड्रा सिर्फ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होता है। पाकिस्तान में चंद ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ हैं, उनमें खास हाइट के ऊपर एक खास बुलंदी के ऊपर जो है जहाँ दरख्त नहीं होते, जैसे कि दरख्त में लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब देखिए टंड्रा वेजिटेशन ऐसे वेजिटेशन ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे ट्रीज नहीं होते, सिर्फ छोटे साइज के पौधे मौजूद होते हैं। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, शायद ये सुन के किसी को याद आ जाए, लेकिन आप गूगल नहीं करना है, सिर्फ देख के बताना है कि जो वाकई है वो क्या है। डू यू नो व्हाट इज टिम्बर लाइन? बगैर गूगलिंग किए बताना है टिम्बर लाइन क्या हो। सर अगर जी जी दोबारा बताएं एक्शन। सर जो टुंड्रा इको दोबारा आपकी आवाज़ कट जाती है। नहीं, अब इसमें कोई नेट में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं आ रही। चैट पे लिखते हैं आप जो कहना चाह रही हैं, मैं चैट पे चेक कर लेता हूँ। जी आपने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। जी आपने कहा कि टेंडर सिस्टम एंड फॉरेस्ट के दरमियान में बॉर्डर या क्रॉस लाइन को कहते हैं। चलें ठीक है, आपने कुछ कह दिया, मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा। कैक्शन इस कंसेप्ट ये है जी कि जहाँ पे बॉर्डर लाइन है, एक तरफ फॉरेस्ट है और एक तरफ टेंडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है मुझे। हम अगर चलना शुरू कर दें, फर्ज आप रशिया में हैं और नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो पहले आपको एक जंगल मिलेगा। उस जंगल का नाम टेगा है, बहुत बड़ा जंगल, नाम है टेगा। जब आप जंगल में आगे जाते जाएंगे तो आप बहुत लंबा फासला है, बहुत बड़ा जंगल है, तो पता चलेगा कि दरख्तों की हाइट कम होना शुरू होगी। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते जा रहे हैं, दरख्तों की हाइट कम होना शुरू हो जाएगी। एक स्टेज आएगी दरख्त बहुत छोटे ड्वार्फ नजर आएंगे, और आगे जाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि उसके आगे दरख्त खत्म हो जाएंगे, झाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। वो जगह जहाँ पे दरख्त खत्म हो जाते हैं उसको टिम्बर लाइन का नाम दिया है। उसके आगे झाड़ियाँ हैं और उससे आगे आगे जाएंगे तो ग्रास लैंड शुरू हो जाएगा, हर्बेशियस प्लांट आना शुरू हो जाए। ये था जी ज़मीन के लिहाज से। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ी इलाके में, पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, अगर आप मरी गए हैं, उसके आसपास के इलाके, जो भी इलाके आपने देखे होंगे, वहाँ पे आपको बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं। आई एम श्योर कि आप लोग वाकिफ होंगे कि दुनिया में बहुत से लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, K2 और दूसरी बहुत सी पहाड़ी चोटियाँ शामिल हैं। जब आप तकरीबन 7-8 हज़ार फुट की बुलंदी पे पहुंचते हैं ऐसे किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे वही कंडीशन शुरू हो जाएगी कि वहाँ पे ऊंचे दरख्त नहीं मिलेंगे, छोटे दरख्त। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे दरख्त बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, और इससे जाएगी दरख्त खत्म हो जाएंगे, आगे सिर्फ श्रब्स होंगे छोटे साइज के। मजीद आगे जाएंगे तो श्रब्स भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हल्की प्लांट। अब वो जगह जहाँ पे दरख्त खत्म हो जाते हैं, आखिरी जो हद है वो टिम्बर लाइन कहलाती है, और उसकी रीजन है जिसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। मगर असल जो हमारा पॉइंट था, मैं वापस आ रहा हूँ कि जो टंड्रा इकोसिस्टम है, हाँ वो इंतहाई ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हो या वो ज़मीन वे जैसे कि रशिया में है, यूरोप के शुमाली इलाकों में है, और कनाडा और अलास्का के इलाकों में है। अलास्का पार्ट ऑफ अमेरिका है जो कनाडा से अटैच है। तो इन तमाम जगहों पे जो टंड्रा इकोसिस्टम मौजूद है वो बहुत अर्ली स्टेज पे है। वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक रीज़न ये है कि साल में 9 महीने बर्फ जमी रहती है। साल 12 महीने का 9 मंथ के लिए बर्फ जमी होती है, 3 माह के लिए बर्फ पिघलती है। तो बहुत तेजी के साथ वहाँ पर बहुत से हर्बेशियस प्लांट ग्रो होते हैं,
और टेम्पोरेरी तौर पर वो एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला और बहुत ही अच्छा सर्कस डेवलप जाता है, जहाँ बहुत से सीजनल एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स दोनों, और उसके बाद फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्फ वाला जाता है। अब चूँकि वहाँ पे रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि सर्दी बहुत बड़ा फैक्टर है, बर्फ़ ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ढाँप देती है और तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पे गायब हो जाती हैं। तो हाँ, अब बात ये हो रही है कि इंसान, जैसा कि इंसानों की आदत है, वो हर चीज़ को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, खराब करते हैं। इंसान जहाँ पे जाते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली ऐसा करते हैं। जब लोग इस इलाके में जाते हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो टूरिस्ट होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, या आम लोग जो भी जाते हैं, इंसानों की जो आम आदत है, ये आम इंसानों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, और खासतौर पर गैर मुस्लिम लोग कि जहाँ पे गए, खाया गया, जो कुछ लम आपने किया है, यानी कि आपके जो शॉपकीपर्स हैं, जो लिफाफे हैं, जो चीज़ वेस्ट है, वो सब वहीं पे उठा के फेंक दिया, ऐसा। और ये चीज़ हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। जहाँ पे आप बर्न करते हैं, आग जलाते हैं, बस कि चूल्हा जलाया आपने, इसको बर्न करते हैं, वो आग उसको नुकसान करते हैं, नुकसान हो जाने का बायस है। हम इकोसिस्टम्स को, हम का लगा इंसान, आम इंसान इकोसिस्टम पे बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रहे हैं। और ये पहले बात हो चुकी है कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो है, नेट में प्रॉब्लम है, इससे डिस्कनेक्ट हुआ है। अब ये बताइए, जो लास्ट बात आपने सुनी वो क्या थी, जो मुझे अंदाजा नहीं होता कि ये किस वक्त चला गया है, तो जिसके बर्बाद नहीं होता है। इंसान जहाँ भी जाते हैं इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। टंडा की एग्जाम्पल ये थी, टंडा के हवाले से कि इंसानों ने वहाँ पे क्या किया, ये डिस्कस हो गया था। टंडा के हवाले से कि लोग वहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट की खाना गर्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो वो चूल्हा पे बर्न हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे लोकल इफेक्ट होगा, और जो अपने वेस्टेज जो भी चीज़ अपनी है वो कब गिराएंगे तो वो उसको इफेक्ट करेंगे। ऐसे ही फर्ज कीजिए, तफरी के लिए आप किसी जजीरे पे जाते हैं, आपने अपनी कश्ती को, लॉन्च को, बोट को अटैच किया, जहाँ पे अटैच कर रहे हैं वो अटैच के लिए एक ज़मीन में फिर आप एक आम सा किला ठोकना, एक खून का गाड़ा जाता है जिसका उसको बांध दिया जाता है एंकरिंग के लिए, वो खून का भी उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है, प्लस बाकी सब वही है जो इंसान कर रहे होते हैं। बहरहाल ये एग्जाम्पल थी जो कुछ उस रेफरेंस से कि किस तरह से इंसान इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, और कुछ कैटास्ट्रोफिक फैक्टर हैं। तेज कैटास्ट्रोफिक से बातें भी होंगे, वो तेरी कुछ और थी, लेकिन कैटास्ट्रोफिक एक हकीकत है, और दुनिया में जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम, मसलन फ्लड शुरू मारूफ है, जल्ज़ला, अर्थक्वेक, वो छोटे पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर उसका कोई ना कोई इफेक्ट मौजूद होते हैं। सुनामी से हर कोई वाकिफ हो चुका हुआ है, और आपने देख लिया कि सुनामी के ज़माने में कोरोना का सुनामी आया है, और ऐसे ही जंगल में आग, फॉरेस्ट फायर, ये कुछ इलाकों में बहुत कॉमन है जहाँ पे होता है। पहले ये सारे के सारे को फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को, और कुछ तो बहुत ही बुरे तरीके से इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब डिपेंड करते हुए सुखाड़ कैसी है, वहाँ पे मजीद सेकेंडरी सक्सेशन या प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बहुत फास्ट होती है, और चूँकि आमतौर पर जैसे जंगल में आग लगी है उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ दोबारा इस्टेब्लिशमेंट करती है, कुछ उसमें कम टाइम लगता है इस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन अगर जैसा पाकिस्तान में होता है, लैंड स्लाइडिंग था ज़ल्ज़ले के बाद, शदीद सुनामी ज़ल्ज़ला के बाद लैंड स्लाइडिंग हुई, और बहुत सी नई इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई, नई चीज़ें स्लाइड होने से ऊपर आई पहाड़, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेशन ग्रो हो गई, वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। उसको इस्टेब्लिश होने में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम निकाल। ये है जी एक अदद ये तो जनरल हमने सारे एनालिसिस कर। अब इकोलॉजी की बुक्स में दो तीन में से तो बहुत जगह पे स्टडीज हो रही है, लेकिन मैं बरतानिया के राज्य से, इंग्लैंड
में बहुत पहले एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और बहुत लंबे अरसे तक वो जारी रहा। इसका जिक्र आपको अपनी कॉलेज ग्रुप्स के अंदर मिलना चाहिए, मिल जाएगा। बहुत खुशी मारूफ है और ये एक बहुत अहम प्रूफ है। प्रूफ इस लिहाज से कि हमारे यहाँ अगर एक गवर्नमेंट एक कॉलेज शुरू करती है तो अगली गवर्नमेंट सबसे पहले आकर उसको बंद करती है। ये हमारे यहाँ मतलब बड़े स्टेट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एशिया, अफ्रीका और अगली मुल्कों की बात हो रही है, साउथ अमेरिका की बात हो रही है। ये हमारी मेंटालिटी है। जितने भी गरीब और जाहल ममालिक हैं वहाँ पे हर बंदा कहता है जो बंदे मतलब हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट करती है वो कहती है कि बस सिर्फ मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, किसी ने कोई और काम किया है तो वो नहीं होना चाहिए, इसको तबाह करना, ख़त्म कर देना और फिर अपनी मर्जी से काम शुरू कर देना। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। अब जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत लंबे अरसे के लिए चल सकता है। इसकी एग्जाम्पल जो कि बहुत मशहूर और मरूफ है, जो बरतानिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पार्क ग्रास एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। वो 150 साल तक काफी रहा। पिछली सदी में शुरू हुआ, बल्कि पिछली से पिछली सदी में शुरू हुआ, 1856 के ज़माने में शुरू हुआ था और बहुत लंबे अरसे तक उसको कंटिन्यू किया गया। और ये उस इलाके में जो स्पेसिफिक ग्रास लैंड था उनका, वहाँ पर पहले तो ग्रास लैंड को ऐसा स्टडी किया गया, फिर वहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स हम ऑलरेडी आप लोगों ने सेमेस्टर 4 बॉटनी में पढ़ा होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और इस तरह के बहुत से मिनरल्स हैं जो पौधों को रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के जो CO2 और वाटर की शक्ल में अवेलेबल है, बाकी सब मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और इनकी अमाउंट्स को वेरी करके एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत लंबे अरसे के लिए और देखा गया, जो भी हैरान कुन चीज़ आई सामने आई उस एक्सपेरिमेंट के सामने कि इकोसिस्टम में कोई नई स्पीशीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई बहुत लंबे अरसे तक। जो स्पीशीज थी सिर्फ ये होता रहा कि कुछ चीज़ें डालने से, आपने उसकी एक चीज़ डाली है, एक मिनट डाला, उसके डालने से कुछ स्पीशीज ज़्यादा हो गई, कुछ कम हो गई, दूसरा डाला तो कुछ और स्पीशीज की तादाद ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा मतलब पौधों की स्पीशीज का मतलब है उनके पौधों की तादाद की ग्रोथ ज़्यादा हो। ये इसका मतलब है कि उस इकोसिस्टम में बहुत सी स्टेबिलिटी मौजूद थी और जब हम वो फैक्ट्री को डिस्प्लेस ऐसा हो रहा था, छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। इसका जिक्र हो चुका कि इकोसिस्टम में रिसोर्स भी मौजूद है और रेजिलियंस भी मौजूद है और वो वापस अपनी उसी हालत को गेन करने की कोशिश करते हैं जो मौजूद थी। ये सारी स्टडी प्लांट्स के रेफरेंस से है। याद रखिए कि जब प्लांट कम्युनिटी स्टेबल होगी तो वहाँ पर मौजूद एनिमल कम्युनिटी भी स्टेबल। ठीक है, इससे हट के अब ये तो हो गया वो जिसका मैंने जिक्र किया कि ये बहुत लंबा जो एक्सपेरिमेंट है जो कि बरतानिया में किया गया और उसके रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। लेकिन एनिमल्स के रेफरेंस से जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं इकोसिस्टम के हवाले से वो बहुत ही डिस्टर्बिंग साबित हुए। इसका मतलब है प्लांट्स इतना इफेक्ट नहीं करते इस लिहाज से जिसकी बात हो रही है, लेकिन एनिमल ज़्यादा मुतासर कर सकते। इसकी एग्जाम्पल मैं अमेरिका से देता हूँ। अमेरिका के कुछ इलाकों में मजल्स सिपियों को कहते हैं, सिपियां प्रोड्यूस हुआ। अब चूँकि हमारे यहाँ सिपियों का इस्तेमाल नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन अमेरिका, यूरोप में दुनिया के बहुत से ममालिक में सिपियाँ और घोंघे खाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। इसके अलावा सिपियाँ कुछ इलाकों में जैसे जापान है और कुछ और भी इलाके हैं वहाँ पे तस्वीर तौर पर मोती पर्ल्स की तारीफ में इस्तेमाल है। अब उस मजल का नाम था कि ज़ेब्रा मजल। जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया एक खास इलाके में, उसने वहाँ पर मौजूद जो सबका थी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया और बहुत से दुष्प्रभाव और यही कुछ बहुत सी जगहों पर और भी देखा जा चुका है। एनिमल्स को डिफरेंट एनिमल्स को यूज करने से पहुँचकर इन्वायरमेंट एनिमल्स की कम्युनिटी में खासी ज़्यादा आ जाए। और एक और इससे मिलती जुलती है जो वो भी एनिमल्स का इफेक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर, लेकिन वो जहाल एक्सप्रेशन होता है। पाकिस्तान से एग्जाम्पल है, हमारे दो इलाके हैं जहाँ पे ग्रास लैंड मौजूद हैं और वो हैं गुलतान के इलाके और KP के दो प्रोविंसेस का नाम है जहाँ पे अभी भी कुछ ग्रास लैंड।
अब इन ग्रासलैंड में लोग अपनी भेड़ बकरियां चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, ज़ाहिर है कि वो ज़मीन वास्ट ऐसा पड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, लैंड से सरकारी ज़मीन है, अब आम लोग वहाँ पे भेड़ बकरियां, जहाँ पे ग्रासलैंड है, अब ग्रासलैंड छोटा है, अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा भेड़ बकरियां लेके चले जाएं तो वो कुछ थोड़े ही अरसे में उस पूरे ग्रासलैंड को ख़त्म कर दें। जब ऐसा होता है तो वो ग्रासलैंड तबाह हो जाते हैं और फिर वहाँ पे दोबारा ग्रास होने की बजाय वो डेजर्ट में करना हो जाए। उसकी दो वजूहत, एक तो जब वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर ली जाए, पौधों को बहुत ज़्यादा खा लिया जाए, तो हमारे के उस रफ्तार से वो दोबारा ग्रो नहीं कर सकते जो रफ्तार से उनको खा लिया जाए, जो कि एनिमल ज़्यादा थे पहला बात। जब ज़्यादा पौधे खा लिए जाएँ, जब बारिश होगी थोड़ी बहुत, तो वो ऊपर वाली फर्टाइल मिट्टी को बांट ले जाए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है कि जो जानवर होते हैं जब वो खाते हैं सर वो, आपकी समझ नहीं आ रही सर, थोड़ा आहिस्ता बोले ना थोड़ा सा, और वो आवाज का बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। जी इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं देखिए आप क्लियर हुई आवाज़ में फर्क पड़ा, कोई आवाज़ में कोई फर्क तो पड़ा है कि नहीं? खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत लग रहा है पहले की निस्बत। हाँ, इसमें जो रीज़न मुझे नज़र आ रही है वो मेरा जूम मुझे मैसेज दे रहा है कि जी आपका नेट स्टेबल नहीं है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा मेरा माइक अगर हिल जाए अपनी जगह से तो वो उससे भी फर्क पड़ता है। मुझे ये खासा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे एक हाथ से माइक को पकड़ना पड़ता है उसको अपनी जगह पर रखने के लिए, अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। फिर चलें, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट मैंने अभी जिक्र किया था, मैं इसको कौन से शुरू करूँ दोबारा। जी मैंने ग्रासलैंड की मिसाल दी पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे बलूचिस्तान और KPK में ग्रासलैंड में जो आम लोग हैं वो अपनी भेड़ बकरियाँ लेके जाते हैं और वो इतना ज़्यादा चला देते हैं कि वो ग्रासलैंड तबाह हो जाते हैं और दोबारा रिकवर नहीं होता। क्यों? नंबर वन, जब ग्रासेस को बहुत ज़्यादा चढ़ लिया जाए तो ज़मीन एक्सपोज हो जाएगी, बारिश होगी तो मिट्टी ऊपर से फ्लो कर जाएगी, बह जाएगी, इरोड हो जाएगी, इरोजन का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ काउंटी कॉलेज में। और जब वो एक फ्लो कर जाएगी, इरोड हो जाएगी सरफेस मिट्टी, तो फिर फर्दर वहाँ पर ग्रासेस पॉपुलेट हो जाएंगे। एक सेकंड, एनिमल्स इनकी बात कर रहे हैं, पेट पर जब ये चलते हैं तो ये अपने सूंड खुर हूफ के साथ ज़मीन को ज़ोर से प्रेस करते हैं, उसके नतीजे के तौर पर वहाँ पे फर्दर ग्रोथ करनी हो सकती है और पौधे डैमेज होते हैं। तीसरा, ये स्पीशीज यानी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ वगैरह जब चढ़ रहे होते हैं तो ये चंद खास पौधों को खाते हैं जो बुरे जायके वाले पौधे हैं, उनको छोड़ देते हैं, और वो जो बुरे जायके वाले पौधे होते हैं जी अब जो शोर की आवाज़ थी जी मेरे पास से नहीं थी, हमारा की तरफ से आ रही थी, मैंने माइक खोल किया उसका। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपने माइक रूटीन में म्यूट रखा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनम्यूट नहीं होता है, जब नेट में प्रॉब्लम होती है, क्या मसला है। जी बात चल रही थी कि गाय भैंस भेड़ बकरियाँ वगैरह अपनी पसंद की कुछ स्पीशीज़ को खाती हैं, और जिसकी बाकी बचती हैं वो ऐसे जंगली पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं जो सहराओं में पाए जाती हैं, उनको खाया नहीं जाता है, और वो जगह आखिरकार डेजर्ट में। पर ये भी ऐसा फैक्टर है जो उसमें इंसान और एनिमल दोनों इन्वॉल्व हो गए। मैन बेस्ड है, चूँकि जानवर खुद नहीं आया बल्कि मैन लेके गया उनको अपने पालतू जानवर, और इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उस इकोसिस्टम को अनस्टेबलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन है। अब आपके सामने बहुत सी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक टॉपिक मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि फूड चेन, फूड वेब का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा और जितनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी होगी उसमें, पहले से जैसे कि फॉरेस्ट में होती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मिसाल दी थी लास्ट टाइम लोमड़ी की कि लोमड़ी बहुत चीज़ों को खा सकती है, मौका मिले गोश्त खा लेती है, गोश्त ना मिले तो पौधे खा लेती है, पौधों की रूट्स खा सकती है, फ्रूट्स खा सकती है, पत्ते भी खा सकती है, और अगर वो भी ना मिल रहे हों तो कीड़े मकोड़े भी खा लेती है। जब इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं एनवायरनमेंट में, एनिमल्स की यहाँ से बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो उसके स्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जब बहुत सी फूड इंटरनेट फूड चेन मौजूद है।
फूड वेब जो तो एनिमल कम्युनिटी को भी वो स्टेबलाइज करता है। ये है जी ऑल अबाउट ये टॉपिक हमारा इन जनरल इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी जो है डिस्कस हो गया है और मेरे ख्याल में इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन चुके नहीं आएंगे और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया और इस चैप्टर के मुकम्मल होने का मतलब है हमारे सिलेबस का काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर कंप्लीट है, लास्ट चैप्टर हो गया तो ये पोल्यूशन वाला चैप्टर हमारा 70% से ज़्यादा हो चुका हुआ है, 30% बल्कि 75% हो चुका हुआ है और उसके दरमियान में हमारे दो चैप्टर आप यूँ समझिए हमारे 2.25 चैप्टर बाकी हैं। एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला और एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी ऑफ मैन। और अब आगे चलने से पहले क्योंकि ये तो काफ़ी कंप्लीट हुआ वो बच्चे जिन्होंने